नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे दिव्यास्त्र क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और एक बार आप सारे लोगों की मुस्कुराहट दिख जाए तो फिर मजा आ जाए। और आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भारतीय संविधान के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा दोस्त, मेरा आप सब लोगों से प्रश्न ये होगा जब हम क्लास को जारी रखेंगे इसको, कि मैंने कहा था कि जो भारत की संविधान सभा थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने कितने देशों के संविधान को पढ़ा था। मतलब कितने देशों के संविधान को हमने अपने विचार में रखा या उनकी स्टडीज की गई और वहां से हमने कुछ की पॉइंट्स लिए जो हमारे देश के लिए जरूरी थे। पहली बात तो आप कहेंगे भैया लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा साथी आपसे ये है कि पूरी दुनिया में जो लोग रहते हैं, सभी लोगों की अगर मैं मूलभूत आवश्यकताओं की बात करूं तो आप कहेंगे लगभग एक जैसे होते होंगे, हाँ या ना। मैं बात करूं लोगों की ज़रूरतों के अलावा उनके जो अधिकार हैं, उनके लिए जो ड्यूटीज़ होनी चाहिए या उनके लिए जो आपका राइट्स होने चाहिए, वो लगभग एक जैसे होते होंगे, हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ, लगभग एक जैसे होते हैं। इसीलिए जो संविधान हमारे देश के संविधान से पहले लिखे जा चुके थे, इसका मतलब है कि जो आपका फंक्शनिंग में थे, जो अपने अपने देशों में उन संविधान के तहत जो कार्य हो रहा था, तो हमारी संविधान सभा ने देखा कि ये कार्य कैसा है। उन्होंने देखा कि इस देश में इस तरह के संविधान के अनुच्छेदों के रूप में बहुत अच्छा कार्य हो पा रहा है, तो हमने उनको वहां से लिया। लेकिन याद रख लेना, किसी भी, अगर मैं साथी बात करता हूं प्रावधान की जो अन्य देश से लिया गया है, वो ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल ऐसा का ऐसा उठा करके ले लिया गया। भारत के संविधान में जब उसको शामिल किया गया तो उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हुए, बहुत सारे, अगर मैं बात करूं, परिमार्जन उसमें किए गए, यानी उसको एकदम से शुद्ध रूप से कि और क्या सुधार की इसमें आवश्यकता है, तब वो भारत में शामिल किया गया। ऐसा नहीं था कि किसी अन्य देश के लिए जो अन्य मौलिक अधिकार थे तो उनको सेम बिल्कुल ऐसा ही भारत में ले लिया गया। और आज भी जब हमें जरूरत होती है तो हम संशोधन करते रहते हैं समय समय पर, हाँ या ना। आप कहेंगे जी भैया, हम करते रहते हैं। तो उसी को साथी आज हमको पढ़ना है, भारतीय संविधान के स्रोत। तो शुरू करेंगे और हेडिंग लिखेंगे, बड़ा प्यारा सा लिखेंगे, भारतीय संविधान के स्रोत। कोई दोस्त बता सकता है कितने देशों से हमने कुछ लिया है? मुख्यतः लगभग में बताएं, लगभग कितने देशों से हमने अपने संविधान में, जब 60 देशों के संविधान का अध्ययन हुआ तो ली गई चीजें कितने देशों से हैं? भारतीय संविधान के स्रोत अर्थात सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताएंगे जी। कुछ साथियों ने कहा है लगभग 10 देशों से हमने लिया है, कुछ साथियों का कहना है लगभग 15 देशों से। यही हमें आज की कक्षा में जानना है। आप एक बात जानते होंगे, मैंने आपको बता रखा होगा या आपने पढ़ा भी होगा, बताएंगे, क्या भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, बैग ऑफ डेप्ट? भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है या नहीं? संविधान को उधार का थैला, कि भैया हमारे संविधान में जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी प्रावधान लिए गए वो अन्य देशों से ले लिए गए। आप इस विचार से कितने सहमत हैं? तो आप क्या बोलेंगे? अभी मैंने बताया कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स या बहुत सारे सुधार करके हमने यहां पर चीजों को शामिल किया। तो ऐसा नहीं था कि हमने हूबहू कॉपी ले लिया है सारी चीजों को। फिर भी मत है कि कई देशों के संविधान का अध्ययन हमने किया, तो बहुत सारे विचारकों का मानना है कि ये उधार का थैला है। लेकिन आप अपनी समझ को विकसित करते हुए आज के बाद में ये कहेंगे कि भैया परिमार्जित रूप से चीजें शामिल की गई हैं, इसलिए पूर्णतः उधार का थैला इसको कहना बिल्कुल अनुचित होगा। हम इस शब्द से बचेंगे, ठीक है। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए दो कथन है, वो जरूर लिखे। पहला कथन क्या है? जो संविधान के स्रोत है, यानी कि जो इसकी आलोचना है, जो इस पर क्रिटिसाइज इसको किया गया, उसमें एक कथन आता है, उस कथन को नोट करिए। संविधान के मौलिक विचारों के संबंध में, बहुत अच्छा समझ में आएगा, और आपका एनटीपीसी ने क्वेश्चन पूछा था बड़ा अच्छा। संविधान के मौलिक विचारों, मौलिक अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मौलिक विचारों की बात कर रहा हूं। मौलिक विचारों के संदर्भ में, मौलिक विचारों के संदर्भ में, ठीक है, किसी को भी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है, कोई विशेष अधिकार नहीं है। ये किसका स्टेटमेंट है, ये बताना है। ये किसका स्टेटमेंट है? तो आप बोलेंगे ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का स्टेटमेंट है। परीक्षा में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किस बात पर कही? उन्होंने कहा कि हमने अन्य देशों के संविधानों का तो अध्ययन किया, लेकिन आप जानते हैं बाबा साहब जो संविधान बना उससे नाराज थे या नहीं थे? लिखे हाँ या ना। कल की कक्षा में हमने बात की तो कई बिंदुओं पर उनकी नाराजगी दिखती थी। वो ये कहते थे कि कुछ चीजों में जो सुधार की आवश्यकता है, जिन मौलिक विचारों के बारे में इस देश के नागरिकों को ध्यान में रखते हुए हमें सोचना चाहिए, उन बिंदुओं को नजरअंदाज किया गया है। और उन बिंदुओं को नजरअंदाज किया गया है, उसी बात के लिए उन्होंने कहा कि संविधान के जो मौलिक विचार हैं उनके बारे में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है सोचने का, यानी कि नो वन हैज
नो वन हैज एनी स्पेशल राइट्स in respect of the fundamental ideas of the constitution। यानी बहुत सारे बिंदु ऐसे थे जिन पर क्या बोलेंगे, मौलिक रूप से विचार नहीं किया गया, ये उनका कहना था। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, एक और स्टेटमेंट यहां पे आता है, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? संविधान को वकीलों का स्वर्ग यानी पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, वकीलों का स्वर्ग अर्थात पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, ये कहा है आपका आइवर जेनिंग्स ने। किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने कहा है। रेलवेज ने इससे क्वेश्चन पूछा। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा, देखो आप समझिए, अगर मैं आपको संविधान की पुस्तक दूं तो क्या आपको भी कई बार संविधान को पढ़ते समय लगता होगा कि इसकी भाषा बहुत जटिल है, इसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो बड़े कठिन है, इसकी बहुत बड़ी भाषा है, या मैं बोलूं कि संविधान बहुत बड़ा है? तो इन तर्कों पर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी हाँ भैया, यानी कि जो इन्होंने कहा इसको वकीलों का स्वर्ग, वो कहा इसकी जटिल भाषा के कारण, कि भाई आम आदमी की तो जो है ना पहुंच के बाहर है, उसकी समझ के बाहर है, जटिल भाषा के कारण, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। क्या कह सकते हैं हम? ड्यू टू कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज दे सेड इट। हाँ, आप कहेंगे बिल्कुल भैया बड़ी कठिन सी भाषा है, हाँ भैया पढ़ेंगे तो कठिन लगेगा। तो इसी वजह से आइवर जेनिंग्स ने स्टेटमेंट दिया कि संविधान में हमने जो चीज़ों को शामिल किया है, संविधान सभा ने जो शब्द लिखे हैं उनमें से बहुत सारे जटिल शब्द हैं, ठीक है, जिनको बहुत आसान करके लिखा जा सकता था, लेकिन उसकी जटिल भाषा की वजह से वो किनके समझ में आता है? तो वकीलों की दुकान उससे चलती है। तो उन्होंने बोला कि ये वकीलों का स्वर्ग है, पैराडाइज लॉयर है। ओके, तो ये तो बात हुई किसके बारे में? जो स्रोत के बारे में। दो महत्वपूर्ण आपका कि भाई हमने बाकी देशों से, सोर्सेज से जो भी हमने लिया उसको संदर्भ में रखते हुए दो स्टेटमेंट कौन से प्रमुख है। अब हम बात करते हैं साथी अगर सोर्सेज की, अगले ही पेज पर बात करेंगे अच्छे से और समझ में आएगा। सोर्सेज मुझे बताएंगे जो सोर्सेज हैं वो कितनी तरह के हैं। अगर हम सभी स्रोतों की बात करें तो भारत के संविधान में जो स्रोत हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो साथी आंतरिक स्रोत हैं, आंतरिक स्रोत यानी इंटरनल सोर्सेज हैं, और एक है आपके बाहरी स्रोत, बाहरी स्रोत अर्थात एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। ये कैसे सोर्सेज हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज, और ये आपके इंटरनल सोर्सेज हैं। देखो किसी भी बात को इंटरनल सोर्सेज हम क्यों कह रहे हैं, इसको आंतरिक स्रोत। मुझे बताइए, जब तक भारत का संविधान नहीं लिखा गया तो भारत का शासन जो चला वो किस अधिनियम के तहत चला था? हमने इस बारे में बात की थी कि भारत का शासन संविधान लिखे जाने तक 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत चला था, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चला था। तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, आज जो हमारा संविधान जब लागू हुआ, या आज की बात करें, आज वर्तमान में तो 448 आर्टिकल उसमें है, 448, लेकिन जब संविधान आपका साथी लागू हुआ था उस समय आर्टिकल्स कितने थे? तब आर्टिकल्स थे 395, और आप देखेंगे उन 395 अनुच्छेदों में से 250 से अधिक आर्टिकल ऐसे हैं जो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए। यानी कि हमारे संविधान पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो 1935 के अधिनियम का देखने को मिलता है। तो 1935 का अधिनियम जो है वो भारत में ही लागू था। तो आप कहेंगे जी भैया, तो इंटरनल सोर्स यानी कि जो भारत में पहले से लागू था, तो इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, समझ गए इंटरनल सोर्स क्या है? जी भैया। लेकिन जब हम एक्सटर्नल सोर्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं आपका एक्सटर्नल कंट्रीज, यानी बाहरी देशों से हमने क्या लिया है? फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रीज, बाहरी देशों से हमने क्या लिया है? तो मुझे आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा, भारत के संविधान में या भारत के संविधान के निर्माण में, इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज हाउ मेनी सोर्सेज? बताएंगे जी कितने तरह के सोर्स थे भारत के संविधान को लिखने में? तो आप कहेंगे सिर्फ दो तरह के सोर्स थे, दो तरह के स्रोत थे, एक तो आंतरिक थे और एक बाहरी थे। ठीक है, आंतरिक स्रोत कौन सा है ये पूछे आपसे, भारत के संविधान को लिखे जाने में आंतरिक स्रोत किसको माना जाता है? तो 1935 के बाहरी क्या बोलेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम को। और बाहरी स्रोत किसको माना जाता है? जो अन्य देश हैं, जिनकी संख्या आपने मुझे बताई थी, कुछ साथियों ने 10 और कुछ ने 11। ठीक है, तो उन्हीं को हम अब जानेंगे। तो नोट बनाइए एक अच्छा सा, क्या शुरू होगा आपका? तो सबसे पहले आंतरिक स्रोत को पढ़ेंगे, यानी कि भारत शासन अधिनियम नंबर 1 लिखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे हमने क्या क्या लिया और परीक्षाओं में सीधे सीधे क्या प्रश्न बनते हैं? भारत शासन अधिनियम 1935, क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की हम बात कर रहे हैं। यहां से हमने क्या क्या लिया था? तो पहला बिंदु आएगा आपका कि सर्वाधिक योगदान इसी का है। आपसे कभी भी पूछे जो भारत के संविधान में सर्वाधिक योगदान किसी का है, तो आप कहेंगे भैया जब मोस्ट कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? वो 1935 का है।
मोस्ट कंट्रीब्यूशन। दूसरी बात आपसे पूछे साथी, मुख्य स्रोत भारतीय संविधान का कौन सा है? कभी भी प्रश्न पूछा गया सीधे सीधे परीक्षा में, मुख्य स्रोत यानी कि आपका हम कहेंगे मेन सोर्स कौन सा है? भारतीय संविधान का मेन सोर्स किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे वो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 है। ओके। तीसरी चीज, तीसरा बिंदु नोट करेंगे, न्यायपालिका की संरचना। न्यायपालिका की संरचना, संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ ज्यूडिशरी, ये भी कहां से लिया है भारत के संविधान में? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से। अब देखो, ये जब हम आपका जुडिशरी को पढ़ेंगे तो आप सब जानते होंगे भारत में एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, एकीकृत न्यायपालिका है, जिसमें सबसे टॉप पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट। देश में कितने सुप्रीम कोर्ट होते हैं बताएंगे? तो आप कहोगे देश में सुप्रीम कोर्ट एक ही है भैया। सुप्रीम कोर्ट से नीचे क्या होता है? आपका हाई कोर्ट होता है। देश में हाई कोर्ट की संख्या साथी कितनी है? 25 है। अभी सब स्टेट्स में हाई कोर्ट नहीं है। और इसके नीचे जो होते हैं आपका वो क्या होते हैं? वो डीसी अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, ठीक है, जिला न्यायालय, इनकी संख्या क्या है? हर जिले में होता है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। मतलब देश के राज्य में जितने भी जिले होंगे उन सभी जिलों में क्या होगा? एक जिला न्यायालय होगा। तो ये न्यायपालिका की संरचना है, यानी कि जिसमें कैसे बांटा गया है आपका, क्या बोलेंगे, जिसमें कैसे बांटा गया है आपका? तो आप कहेंगे भैया इसमें चीजों को ऊर्ध्वाधर बांटा गया है। ऊर्ध्वाधर मतलब कैसे? वर्टिकली। जैसे मैंने बताया था कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में क्या है? एक क्षैतिज वितरण है। याद है वहां पर वो वितरण हमने पढ़ा था, एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन जब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसको बोलते हैं हम वर्टिकल, यानी कि ऊर्ध्वाधर वितरण है। तो भारत की न्यायपालिका में हम इसको बहुत विस्तार में पढ़ेंगे उस समय पर। अभी हम जान रहे हैं कि सोर्स हमने कहां से लिया है। न्यायपालिका की संरचना हो गया। लोक सेवा आयोग पूछे, लोक सेवा आयोग अर्थात पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन को हमने कहां से लिया है? पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हम पढ़ भी चुके थे आपका लोक सेवा आयोग को भी। एक आपका संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था में शक्तियों का मैंने आपको बताया था बंटवारा होता है, किस किस के बीच में होता है ये आप सोचिए जरा। यानी कि एक फेडरल सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक फेडरल सिस्टम पूछेगा हमारे देश में संघीय व्यवस्था हमने कहां से ली है? राज्यपाल का कार्यकाल, इस बिंदु को महत्वपूर्ण मार्क कर लेंगे, परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। राज्यपाल का कार्यकाल, ठीक है, यानी राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल का जो कार्यकाल है, आप बोलेंगे गवर्नर्स टेन्योर, ये भी कहां से लिया है हमने? और सबसे प्रमुख बिंदु इसमें आता है प्रशासनिक विवरण, प्रशासनिक विवरण अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हमने कहां से ली हैं? हिंदी वाले बच्चों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है जो सिर्फ हिंदी भाषा में पढ़ते हैं कि प्यारे साथी कभी भी अंग्रेजी के शब्दों को आप कॉन्स्टिट्यूशन में नजरअंदाज ना करें। बेशक आज आप नहीं जानते हैं लेकिन आप जानने का प्रयास जरूर किया करें, और जो साथी अपने नोट्स बनाते हो तो वो लिखने का प्रयास किया करो, जरूर लिखने का प्रयास किया करो, है ना, क्योंकि इसमें आप लोगों को फायदा ही होना है, कोई नुकसान नहीं होना है। प्रशासनिक विवरण से क्या मतलब है कि भैया केंद्रीय स्तर पर किस तरह से प्रशासन होगा या राज्य स्तर पर किस तरह से प्रशासन होगा आपका। अगर हम बात करें कार्यपालिका किस तरह से काम करेगी, ठीक है, वो सभी का विवरण है और सबसे ज्यादा बातें इसी में हो जाती हैं। तो ये तो पुरानी बातें हो गई। पुरानी बातों का मतलब ये सभी वो चीजें हैं जो हमने कहां से, जो पहले से भारत में मौजूद था उस सभी को ले लिया, यानी कि एक इंटरनल सोर्स से हमने इसको ले लिया। ठीक है, थम्स अप करके बताएं कौन कौन बच्चे जो दोनों भाषाओं में आपका नोट्स बनाते हैं। दूसरी बात करते हैं ब्रिटेन का संविधान। मेरा प्रश्न आपसे रहेगा कि ब्रिटेन का संविधान कब लागू हुआ था, ये मुझे बताएं। ब्रिटेन का संविधान कब लागू हुआ था? सब लोगों से आपका सब लोगों से प्रश्न है ये मेरा, आंसर करें तभी हम आगे बढ़ेंगे। भैया मैं सिर्फ हिंदी में लिखता हूं, चलो वो भी ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि लिखना जरूरी ही है। बताएंगे जी, लागू नहीं हुआ था भैया, लागू नहीं हुआ था। कुछ लोगों ने 1215 बताया, नहीं 1215 में तो मैग्ना कार्टा है, वो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन आप सब लोगों को पता होना चाहिए ब्रिटेन का संविधान कैसा था। अलिखित संविधान था। अलिखित का मतलब कानून और परंपराओं पर आधारित था। तो अलिखित है, लिखित संविधान ही तो कभी ना कभी लागू होगा। तो आप कहेंगे भैया अलिखित संविधान की कोई तिथि नहीं होती है। मैंने आपको बताया भी था लिखित और अलिखित संविधान में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि लिखित संविधान के लागू होने की एक तिथि होती है, ठीक है, उसकी क्या बोलेंगे डेट ऑफ इनेक्टमेंट होती है, और अलिखित संविधान के लागू होने की कोई तिथि नहीं होती है। ये हमने विभाजन में भी पढ़ा था। तो ब्रिटेन के संविधान को सबसे पहले जाने, लिखना, ब्रिटेन में वेस्टमिंस्टर प्रणाली, वेस्टमिंस्टर प्रणाली है। वेस्टमिंस्टर प्रणाली क्या होती है? यानी कि उस देश में भी एक संसदीय लोकतंत्र है। तो बहुत बार पूछा जाता है जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है भारत में भी, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अगर मैं बात करूं क्या भारत में संसदीय लोकतंत्र है, आप कहेंगे जी भैया। तो हमने जो संसदीय लोकतंत्र लिया है वो कहां से लिया है? ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर सिस्टम से लिया है। क्या बोलोगे?
ब्रिटेन के किस सिस्टम से हमने इसको अडॉप्ट किया है? वेस्टमिंस्टर सिस्टम से। तो यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, संसदीय लोकतंत्र जो भारत का है वो किस पर बेस्ड है आपका? तो आप कहेंगे वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर। यानी संसद से संबंधित जो भी प्रावधान है हमने ज्यादातर कहां से लिए हैं? वो ब्रिटेन से लिए हैं, जिनमें अगर हम प्रमुख तौर पर बात करते हैं तो उसमें एक आता है आपका एकल नागरिकता। कभी भी आपसे पूछे हमारे देश में कैसी नागरिकता का प्रावधान है, आप आगे चल के इसको जानेंगे। तो भैया सिर्फ एकल नागरिकता, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट यहां पर है। आप किसी अन्य देश की नागरिकता यदि ग्रहण करेंगे तो भारत की जो नागरिकता है उसको आप खो देंगे। एकल नागरिकता। संसदीय प्रणाली आपसे पूछेगा, नोट करिए तब बात करेंगे, और क्लास में इनको हम याद भी कर लेंगे विद ट्रिक्स। आज ही आप याद करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। संसदीय प्रणाली अर्थात पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम। तीसरी बात हम करते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था। हमारे देश की संसद में कितने सदन हैं? आप कहेंगे 2 सदन हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, और ब्रिटेन में भी यही है। तो ये भी हमने कहां से लिया है? द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी कि बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म बोलिए या बाइकैमरल सिस्टम बोलिए, द्विसदनात्मक व्यवस्था। विधायी प्रक्रिया आप सब जानते हैं, हमारे यहाँ सबसे पहले कोई भी अगर बिल होना है, कोई भी विधेयक पहले पेश होता है, दोनों सदनों में पेश होगा, और दोनों सदनों के पास में कहां पर? आपका राष्ट्रपति साहब के पास में। तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है, और लेजिस्लेटिव प्रोसेस अर्थात संसद का हमारे यहाँ क्या काम है? आप कहोगे लॉ मेकिंग का काम है। भाई संसद का यही तो काम है, कानून निर्माण का कार्य किसका है? संसद का। तो संसद में जो विधायी प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली है? वो भी हमने ब्रिटेन से ली है। विधि का शासन, इसको महत्वपूर्ण मार्क करना, एकल नागरिकता और विधि का शासन, और रूल ऑफ लॉ, इसी को हम बोलते हैं कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। और फिर आता है हमारा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। हमारे देश में जो मंत्रिमंडल होता है इसे कैबिनेट मंत्री होंगे, फिर आपका राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होते हैं। ये कहाँ से हमने लिया है? तो ये भी ब्रिटेन से, अर्थात कैबिनेट सिस्टम भी हमने कहाँ से लिया है? तो आप देख रहे हैं ज्यादातर जो टर्म्स है, जैसे मंत्रिमंडल संसद से संबंधित, विधि अर्थात कानून का शासन, कानून कौन बनाएगा? संसद। तो विधायी प्रक्रिया, संसद में 2 सदन होंगे, द्विसदनात्मक, संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता। ये सारे के सारे जो आपका अगर मैं बात करूं प्रोविजंस, ये किससे संबंध रख रहे हैं? तो आप कहोगे ये सब संसद से संबंध रख रहे हैं। और हमारे यहाँ जो संसदीय अगर मैं बात करूं संसदीय जो लोकतंत्र है वो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन की प्रणाली से लिया गया है। तो क्या बोलेंगे? ये सबका सोर्स क्या हो गया? ब्रिटेन हो गया। तो अगर आप एक छोटी सी ट्रिक इसका किनारे पे लिखना चाहें कि भैया इनको हम कभी ना भूलें, तो ब्रिटेन से याद रख लेना, एक ब्रिटेनिया बिस्किट आता था। हाँ या ना, देखा है किसी ने? ब्रिटेनिया एक बिस्किट आता था, जी भैया। अब ब्रिटेनिया जो एक बिस्किट आया, यहां पर कैबिनेट के लिए लिखिए, कैबिनेट सिस्टम के लिए कैब। तो ब्रिटेनिया बिस्किट आया कैब से। कहां से? कैब से आया, ठीक है। तो बड़ी एकदम से लोगों में भीड़ भाड़ में सब लोगों ने सोचा मुझको भी मिलेगा ये, तो मैं छीन लूं, मैं छीन लूं। लेकिन उसके लिए क्या बनाया गया? एक रूल बनाया गया, एक रूल बनाया गया। क्या बनाया गया? रूल एंड मेकिंग, दोनों बात याद रख लेना। लेजिस्लेचर प्रोसेस का क्या काम है? मेकिंग का काम है। तो एक रूल मेक किया गया कि किसी को भी 2 नहीं मिलेंगे। बाय का मतलब क्या होता है? 2। किसी को भी 2 नहीं मिलेंगे, सबको क्या मिलेगा? सिंगल 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 पार्ले मिलेगा। पार्ले भी बिस्किट है एक, ठीक है, ऐसे समझिए ब्रिटेनिया कंपनी का ही है ये, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो क्या बोला? ब्रिटेनिया बिस्किट आई कैब से। अब सब में भीड़ तो सोचती थी भैया हमको मिलेंगे, लेकिन एक रूल मेक किया गया। रूल का मतलब रूल ऑफ लॉ, मेकिंग का मतलब जो जुडी आपका लेजिस्लेटिव आपका प्रोसेस है, यानी जो लॉ मेकिंग के लिए है। बाई का मतलब बाइकैमरल, और पार्ले का मतलब आपका पार्ले जी यानी पार्लियामेंट, ठीक है। और सिंगल का मतलब सिंगल सिटीजनशिप। आप याद रखेंगे, याद रहेगा आसानी से। ऐसा जर्नल इसको पढ़ना है, और उसके बाद में आपको अगर कभी भी आप भूलते हैं तो इस तरह से याद रख लेना कि भैया ये हमें बताया था। तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरा है यूएसए। तीसरा है साथी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। यूएसए के संविधान से हमने क्या लिया? सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा दुनिया में सबसे पुराना लिखित संविधान मैंने आपको कौन सा बताया था? तो दुनिया का साथी जो ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका अमेरिका का ही है। मुझे बताइए अमेरिका का जो संविधान बना था वो किस वर्ष में लागू हुआ था? तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए अमेरिका के संविधान के बारे में। 1787 फिलाडेल्फिया सम्मेलन से इसको लागू किया गया था। फिलाडेल्फिया सम्मेलन से इसको लागू किया गया था। फिलाडेल्फिया में मीटिंग हुई थी। तो पूछा जाता है फिलाडेल्फिया सम्मेलन कब हुआ था? और यहाँ पर अमेरिका से साथी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखोगे अमेरिका के राष्ट्रपतियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यूएसए में जब साथी पहले राष्ट्रपति फिलाडेल्फिया सम्मेलन में कौन बनाए गए थे? यानी यूएसए के जो राष्ट्रपति थे, कहीं किनारे पर लिख लेना इस बात को भी, यूएसए के जो पहले राष्ट्रपति थे, क्या बोलेंगे? यूएसए के जो आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनका क्या नाम था? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो आप बोलेंगे उनका नाम है जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन, वॉशिंगटन, ठीक है, वाशिंगटन नहीं। ये देखो ये अनुस्वार की बिंदी का प्रयोग मैंने एकदम गलत किया है। चूंकि मैं हिंदी का अध्यापक भी रहा था तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल शोभा देने वाली बात नहीं है। जॉर्ज वॉशिंगटन। तो यहां पर एक बात याद रख लेना, जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले 1789 से लेकर के 1789 से लेकर के और आपका 1789 से लेकर के 1797 तक ये रहे थे। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में इनको घोषित किया गया था। यहां पर ही साथी एक दूसरा प्रश्न बनता है, यूएसए के 16वें राष्ट्रपति जो बहुत चर्चित रहे हैं,
यूएसए के जो 16th प्रेसिडेंट रहे थे वो कौन थे, बताएंगे एक बार। 16वें राष्ट्रपति, तो आप बोलेंगे अब्राहम लिंकन। बहुत बार पूछा जाता है अब्राहम लिंकन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति रहे थे। मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा साथ ही, ठीक है, जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी हम पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा अमेरिकी क्रांति वगैरह सबके बारे में। तो अब्राहम लिंकन की अगर हम बात करते हैं, ये एक ही कार्यकाल के रहे थे 1861 से 65। यहां से एक बात मुझे बताओ, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल कितना होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का, जैसे भारत में हम बात करें आपका जनरली साधारणतः 5 वर्ष होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 वर्षों का होता है। कितने का, 4 वर्षों का। एक पूछा जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन से थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दोस्त कब से कब तक चला था, हमने इसको संवैधानिक विकास में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को जब हम पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 चला था। और इसके दौरान जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो थे वुडरो विल्सन। कौन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वुडरो विल्सन, जो 1913 से 1921 तक रहे थे, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो इनके बीच कार्यकाल में हुआ। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में कौन थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 45 चला, तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन, आपने कई बार नाम इनका सुना होगा। यूएन को जो नाम दिया था, यूनाइटेड नेशन, वो किसने दिया था नाम, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने ही दिया था। जो यूएन बना था 1945 में, 24 अक्टूबर 1945। तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो रहे थे आपका, वो 1933 से 45 तक रहे थे। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्या हुआ, क्या हो गया, अच्छा 1900 हो गया, सॉरी 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 1700 होगा, 97 होगा, 1797 होगा दोस्त। 1789 से क्या होगा, 1797 होगा, माफ करेंगे भैया। अब ठीक है, 1789 1700, 2 कार्यकाल वो रहे थे, 2 कार्यकाल वो रहे थे, ठीक है। अब अमेरिका से हमने क्या लिया है उस पर आते हैं। अमेरिका से सबसे पहले हमने देखो क्या लिया, प्रस्तावना का विचार। अब यहीं पर मैं पूछना चाहूंगा कितने दोस्त जानते हैं प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है। प्रस्तावना का विचार, आइडिया ऑफ प्रियम्बल। देखो प्रस्तावना का मतलब होता है शुरुआत, तो भारतीय संविधान की जो शुरुआत होगी तो प्रस्तावना से होगी, हम उसको पढ़ेंगे। ओके, ये करेक्ट कर चुके हैं ना भैया, एक बार थम्स अप करके बताएं मुझे, ये करेक्ट कर चुके हैं ना, सब करेक्ट कर चुके हैं ना इसको। विचार की अगर हम बात करें, मौलिक अधिकारों की हम बात करें, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं, ये हो गए हमारा मौलिक अधिकार। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, क्योंकि वहां पे न्यायपालिका बहुत स्ट्रांग है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंस या फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायिक पुनरावलोकन की हम बात करें, यानी कोर्ट अपना जो डिसीजन देता है उसको बाद में चेंज कर सकता है या नहीं, जी भैया। न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू, ये जब हम आपका न्यायपालिका को पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से इन सब चीज़ों को समझेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को भी अपने पद से हटाया जा सकता है, हाँ या ना, भारत में तो उसी को बोलते हैं, उस पर महाभियोग लगता है। अभी आपने देखा उपराष्ट्रपति साहब पर भी लगाया गया था। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट प्रोसेस इसको हम कहते हैं, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ऐसे लिखिए, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, सॉरी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, क्या उनको भी हटाया जा सकता है, हाँ या नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल हटाया जा सकता है, लेकिन इंपीचमेंट नहीं, उनके लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है, इंपीचमेंट नहीं होता है। लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद यानी कि पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और साथ में लिखित संविधान हमने किस देश से लिया है, भाई हमारे देश का संविधान भी तो लिखित ही है, जी भैया। तो लिखित संविधान की प्रेरणा, लिखित होना चाहिए, ये हमने कहाँ से लिया था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है वो हमने कहाँ से लिया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने अमेरिका से लिया, ठीक है। अब देखो इनको याद कैसे रखना है, पिछले याद हैं भैया, ब्रिटेन वाले याद रहेंगे जी। देखो अमेरिका, आप इतना तो जानते होंगे, अमेरिका को हम बोलते हैं पावरफुल कंट्री, हाँ या ना, जी भैया, अमेरिका को हम पावरफुल कंट्री कहते हैं। और याद रख लेना अमेरिका पावरफुल क्यों है, क्योंकि वहां के लोगों के पास अपने राइट्स हैं, अधिकार हैं लोगों के पास में, तो राइट्स से मतलब मौलिक अधिकार। वहां पर जो प्रेसिडेंट है साथी आपका, वो बहुत पावरफुल है। प्रेसिडेंट कहाँ का, अमेरिका, राष्ट्रपति का कहाँ का, अमेरिका का बहुत पावरफुल है। और वहां की जुडिशरी बहुत पावरफुल है। 3 चीजें याद रख लेनी है। अमेरिका की जब हम बात करेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि वो पावरफुल है,
पावरफुल में क्या याद रखेंगे, उसके पास राइट्स हैं, तो राइट्स से रिलेटेड क्या हो गया, मौलिक अधिकार हो गए, फंडामेंटल राइट्स। प्रेसिडेंट की हम बात करें तो राष्ट्रपति की बात हो गई, राष्ट्रपति को हटाने की और उपराष्ट्रपति के पद की बात हो गई। जुडिशरी अर्थात न्यायपालिका, तो न्यायपालिका में जजों को हटाना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन, ये तीनों किससे हैं, ये तीनों जुडिशरी से रिलेटेड हैं। जुडिशरी से कितने हम बोलेंगे कितने प्रावधान हैं, 3। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और तीसरी चीज कौन सी है दोस्त हमारी, क्या बोलेंगे उसको, तीसरी चीज है हमारी कौन सी, बताओ भी एक बार, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। ओके, यहां तक कोई दिक्कत, ये तीनों तो न्यायिक चीजें हो गई आपका साथी। और राष्ट्रपति से हमने बताया राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, और राइट्स याद रख लेंगे, ठीक है। आइडिया ऑफ प्रियम्बल सबसे पहले, क्योंकि लिखित संविधान सबसे पुराना किसका है, तो लिखित संविधान में ही तो प्रस्तावना होगी, तो प्रस्तावना का विचार भी सबसे पहले कहां पर होगा, जहां पर लिखित संविधान सबसे पहले होगा। तो आप कहेंगे जी भैया, यानी प्रस्तावना का विचार भी अमेरिका से आया, इतनी सी बात में कोई परेशानी। अगला देश बताएं, अगला देश आएगा आपका आयरलैंड। आयरलैंड से जरा सोचिए हमने क्या क्या लिया है, चौथा देश दोस्त हमारा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से अगर हम बात करते हैं, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, याद रख लेना, आयरलैंड का जो संविधान है वो 1937 में लागू हुआ था, क्योंकि भारत से पहले का होगा 1937। प्रमुख बिंदुओं पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 3 चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक तो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, आज अगर हम बात करें इनको हम आपका संविधान के भाग 4 में पढ़ते हैं, आर्टिकल 36 से 51 में, नीति निदेशक सिद्धांत। भाई राज्य के भी कुछ कर्तव्य होंगे, क्या बोलेंगे इसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ, डायरेक्टिव, ठीक है, डायरेक्टिव डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट जो है ना, राज्य जो है उसकी भी कुछ साथी कर्तव्य होंगे, उसकी भी कुछ नीति होंगी, जिसमें हम जानेंगे आगे पढ़ करके कि भाई वहां पर विकलांगों के लिए, वहां पर साथी उस राज्य की व्यवस्था को सुधारने के लिए, वहां लोगों को समान रूप से न्याय मिल पाए, ठीक है, उन लोगों को निःशुल्क न्याय मिल पाए, ठीक है, पर्यावरण वहां का सुरक्षित रह पाए, वहां पशुपालन आदि के लिए अधिकार लोगों को, मातृत्व आदि के लिए, मैटरनिटी जैसी चीजों के लिए, तो वो राज्य के भी कुछ आपकी नीतियां होंगी। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी की बात कर रहे हैं, शॉर्ट में भी लिख लेना डीपीएसपी, अक्सर बच्चे इसी नाम से इसको बोलते हैं डीपीएसपी। दूसरी बोले राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, निर्वाचन की प्रणाली, अर्थात हम कह सकते हैं राष्ट्रपति का यानी सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली। और तीसरा बिंदु है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। मनोनयन का मतलब क्या है बताएं, कितने लोग राज्यसभा में हमारे यहां मनोनीत होते हैं जो साथी जानते हो, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा और अपर हाउस। तो आप सब आगे चल के जानेंगे कि हमारे यहाँ राज्यसभा में कितने 250 मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से साथी 238 जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, 238 इलेक्टेड होते हैं, और आपका जो 12% होते हैं, जो 12% होते हैं वो आपका साथी क्या होंगे, वो 12% होते हैं आपका कौन से, राज्यसभा में मनोनीत होते हैं। भैया आपने बताया था अमेरिका का जो संविधान है वो 1789 में लागू हुआ था, जी भैया अमेरिका का संविधान बिल्कुल 1789 में लागू हुआ था। मैंने कोई अलग डेट आपको बता दी है क्या, एक बार बताएंगे, एक बार सारे दोस्त बताएं। एक साथी का कहना, एक बच्चा और कह रहा है 1787 नहीं 1789 है, जी बिल्कुल 1789 है। मैं एक बार देखना चाहूंगा कि क्या हमने कहीं पर साथी 1787 लिख लिया है, मैंने उसको करेक्ट किया था, राष्ट्रपति के कार्यकाल से तो आप नहीं समझ रहे हैं कहीं, इसको हम करेक्ट कर चुके थे कि जब 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ था तो उसी दिन आपका साथी अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे पहले, जॉर्ज वॉशिंगटन। तो एकदम ठीक डेट है ये 1789। बाएं देखें, ओ हो रियली सॉरी दोस्त, यहाँ पर 1789 लिखेंगे, ये तो बड़ी कॉमन सिली मिस्टेक हो जाती है, तो सिली मिस्टेक हो जाती है, माफ करेंगे भैया इसके लिए, ठीक है, ऐसा कभी कभी गलती से हो जाता है। क्या बोलेंगे, आयरलैंड की अगर हम बात करें, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत राष्ट्रपति की। अब देखो आयरलैंड में एक शब्द आता है अंत में, इनको ध्यान से देखना, एंड। एंड में को हम ऐसे याद रख लें, यहां पर एक शब्द याद रखना है सिर्फ, एंड। E4 होगा आपका इलेक्शन, किसका इलेक्शन होगा दोस्त, आपका राष्ट्रपति का इलेक्शन, E4 इलेक्शन होगा। N4 नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन का क्या मतलब है, नॉमिनेशन कहां पर होता है भैया, राज्यसभा में होता है, सीधी सी बात है, उसी की बात कर रहे हैं। और D4 क्या होगा आपका, DPSP। तो आयरलैंड में अंत में आया एंड, और एंड से E4 इलेक्शन, इलेक्शन किसका, राष्ट्रपति का, E4 इलेक्शन किसका, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा, मतलब उनके, भाई हमने आपको बताया था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि एकल संक्रमणीय मत, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात भी हम करेंगे वहां पर, और आपका कौन कौन उसमें भाग लेंगे, जब हम कहेंगे कि भाई उसमें दोनों सदनों के क्या होते हैं, आपका सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ओके, तो याद रखेंगे इसको, ई एंड डी, इलेक्शन, नॉमिनेशन, राज्यसभा, और डीपीएसपी, ये तो याद रखना ही होगा। पांचवा आता है आपका कनाडा का संविधान। कब लागू हुआ था कनाडा का संविधान बताएंगे,
1867 में, 1867 में। और कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, ये बहुत आसान है याद करने। कनाडा, कनाडा के संविधान से जब हम बात करते हैं, इसमें पहली चीज हमने ली मजबूत, लिखना, मजबूत केंद्र सरकार वाली संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, यानी कि फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी जो राष्ट्रीय सरकार होगी देश की, जो आपका केंद्रीय सरकार होगी, वो एक मजबूत सरकार होगी। मुझे बताइए, भारत का जो संविधान है वो एकात्मक है या संघात्मक है? या हमने आपको एक स्टेटमेंट बताया था, अगर आपको याद हो, कि भारत का संविधान ना तो एकात्मक है ना संघात्मक है। कैसा है? क्योंकि हमने कहा था कि उसमें दोनों ही गुण मौजूद हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट का भी और फेडरल गवर्नमेंट का भी। तो आपने कहा था कि भैया अगर उसमें अगर हम ज्यादा बात करते हैं तो यूनिटरी ज्यादा है कि आपका फेडरल ज्यादा है, तो हमने बोला था फेडरल ज्यादा है यूनिटरी के कंपैरिजन में। तो आपने उसको बोल दिया था फिर अर्ध संघात्मक, यानी कि क्वासी फेडरल है। और क्वासी फेडरल है तो क्वासी फेडरल में क्या होता है, जो सरकार होगी वो मजबूत सरकार कौन सी होगी, तो केंद्र सरकार हमारे यहां पर मजबूत है। ओके, दूसरी बात क्या यहां से ली गई है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो केंद्र के पास होंगी, अर्थात हम कह सकते हैं रेजिडरी पावर्स टू सेंटर, पावर्स टू सेंटर। अच्छा, रेजिडरी पावर्स कहते किसे हैं, हमने इस पर भी बात की थी। एक तो होते हैं आपका साथी, आप जानते हो, संघ सूची, यानी आपका क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रल लिस्ट, उस पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। एक स्टेट लिस्ट होती है अर्थात राज्य सूची, जिस पर कानून कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसको हम तीसरी सूची बोलते हैं, ठीक है, उस पर कानून कौन बनाएगा, आप बताएं जरा। तो आप कहेंगे केंद्र और प्रांत दोनों बना सकते हैं, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं। लेकिन जो तीनों सूचियों में कवर नहीं हुआ है उसी को हम बोलते हैं रेजिडरी, अर्थात अवशिष्ट, जो उन तीनों सूचियों में ना हो वही रेजिडरी। तो किसके पास होती है, सेंटर के पास में। और केंद्र द्वारा यानी सेंटर के द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति होती है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की, कहीं भाई राज्यपाल के पास ज्यादा शक्तियां ना हो जाए, तो इसीलिए उसको केंद्र के अधीन रखा जाता है, उसकी नियुक्ति को, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स इन स्टेट बाय सेंटर, बाय सेंटर। तो ये तीन चीजें कहां से ली हैं हमने, कनाडा से। अब देखो कनाडा स्टार्ट ही किससे होता है, सी, तो कनाडा के लिए याद रखिए C4 सेंटर। आप सारे प्रोविजन पढ़ोगे, कहीं भी सेंटर की बात अगर आए तो आप समझ जाना वो सेंटर की जो व्यवस्था है वो हमने कहां से ली है। केंद्र शब्द का इस्तेमाल जब कभी भी आएगा, या तो केंद्र शब्द का इस्तेमाल सेंटर के लिए होता है, या आपका राष्ट्रीय शब्द का इस्तेमाल जब होगा तो आप कहेंगे ये हमने प्रोविजंस कहां से लिए हैं, कनाडा से। तो C4 कनाडा और C4 सेंटर याद करना आसान है। अरे भैया बताओ ना, थोड़ा सा याद करना आसान है। अब एक बार हम इनको रिवाइज भी करेंगे फिर दोबारा से। छठा देश आपका ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया, कितने दोस्त बता सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान कब लागू हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये हमसे पहले लिखे जा चुके थे। ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया के संविधान की हम बात करते हैं आपका, तो यहां से हमने क्या लिया है, 1901 का है, 1901 का है। यहां से प्रमुख बिंदु जो हमने लिए हैं, पहला आता है प्रस्तावना की भाषा। अभी देखो प्रस्तावना का विचार मैंने आपको बताया था कहां से, आप कहोगे प्रस्तावना का विचार तो भैया वहीं पैदा हुआ होगा ना जहां पर संविधान पहले लिखा गया। अमेरिका का जब प्रस्तावना लिखी जा रही थी तो मैंने कहा वो भी शब्द कहां से शुरू होते हैं, वी द पीपल। मैंने महावीर स्वामी और आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच में जो डिबेट हुई थी उसका भी साथी एक दृष्टांत मैंने आपको बताया था, है ना। तो प्रस्तावना की भाषा, कभी भी पूछे लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल को कहां से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा। दूसरा आएगा आपका समवर्ती सूची, समवर्ती सूची बोले तो कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची कौन सी सूची होती है, दूसरी या तीसरी? तीसरी सूची होती है भैया। एक आता है आपका संयुक्त बैठक, इसकी संयुक्त बैठक संसद की, विशेष स्थितियों में राज्यसभा और आपका लोकसभा दोनों को राष्ट्रपति साहब इकट्ठे बुलाते हैं, जिसको हम जानते हैं कि उसकी अध्यक्षता फिर लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसकी बात कर रहे हैं हम, एक ज्वाइंट मीटिंग की बात कर रहे हैं। ज्वाइंट मीटिंग कहां पर, आपका पार्लियामेंट में, किसी विशेष स्थिति में जब बुलाना पड़ता है, संयुक्त बैठक हो गई आपका। और साथ में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता हमने कहां से लिए हैं, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। इसका मतलब होता है आपका क्या, इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रेड अर्थात व्यापार और कॉमर्स अर्थात वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये चार चीजें हमने कहां से ली हैं, ऑस्ट्रेलिया से। देखो कैसे याद रखना है, इसमें सबसे ये शब्द याद रखना, ट्रे और एल।
ऑस्ट्रेलिया में क्या याद रखना है? ऑस्ट्रे, ट्रे और एल। L4 तो साथी आपका लैंग्वेज, तो आप समझ ही जाएंगे L4 लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज कहाँ की बात हम कर रहे हैं? प्रस्तावना की भाषा। और TR का क्या मतलब है? TR से देखना, एक तो शब्द बनेगा ट्रेड, ट्रेड अर्थात व्यापार की स्वतंत्रता। ट्रे कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ट्रेड के अलावा एक शब्द बनेगा आपका ट्रे, ट्री बोलते हैं ना, ट्री, तीन को, थर्ड को, तो थर्ड में क्या है आपका? थर्ड सूची, याद रख लेना। ट्रे से ट्रेड हो गया एक तो, और ट्रे यानी त्री भी याद रख लो, त्री हिंदी में। तो तीसरी सूची कौन सी है? वो आपका साथी क्या है? तीसरी सूची आपका क्या है? वो समवर्ती सूची है। क्या है? समवर्ती सूची है, याद रखेंगे इसको। लैंग्वेज याद हो गया आपका, तीसरी सूची समवर्ती सूची है। और आपका ज्वाइंट मीटिंग हो गई, क्या हो गई? ज्वाइंट मीटिंग। ट्रे कब आती है आपका? आप अपने घर में ट्रे में चाय रख के कब ले जाते हो? जब भैया एक बहुत सारे लोग आए हुए हों, तो अकेले को तो ऐसे ही कप में दे देंगे ना चाय। ट्रे में कब जाती है? ट्रे में जब ज्वाइंट मीटिंग हो। मेरी सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप मैसेज लिखाइए आपने, आप अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। आपको ये बच्चे इतने समझदार हैं, इन्हें पता है। जिसको नहीं पता है कि उसका समय कीमती है और उसको बताना पड़े, तो वो क्या वो कीमती मान लेगा? वो तो तब भी नहीं मानेगा। पढ़ने वाला बच्चा भी अगर ये ना जाने तो क्या बोलेंगे? ट्रे कब आएगी? जब संयुक्त बैठक हो, ज्यादा लोग हों। ट्रे फॉर ट्रेड यानी कि व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। समवर्ती सूची थर्ड में आती है, तो उसको भी ट्रे से याद रख सकते हैं, TR फॉर थर्ड। और आपका L फॉर लैंग्वेज, याद रखेंगे आराम से, कोई दिक्कत? बोलेंगे भाई, यहां तक की बात में किसी को कोई परेशानी? सातवें पर आते हैं आपका, अभी तक कितने देश हुए आपका? 6। अरे भैया कुछ फायदा हो रहा है जो मैं आपको इनको रिलेट करा रहा हूं। फ्रांस, फ्रांस का संविधान। अब फ्रांस का संविधान कब लागू हुआ था? तो फ्रांस का संविधान है 1958 का। भैया हमारा संविधान तो हमको याद है, कैबिनेट मिशन 1946, यहां से लिखना शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को तैयार भी हो गया। तो ये तो हमसे बाद का है। तो इस संविधान से हमने चीजों को कैसे ले लिया? इसीलिए याद रख लेना, कभी भी ये नहीं आएगा कि फ्रांस के संविधान से। अगर एग्जामिनर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो वो प्रश्न क्या है? उसमें त्रुटि है, एरर है। उसको लिखना चाहिए फ्रांसीसी क्रांति, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से यहां पर हमने लिया है। फ्रांसीसी क्रांति से, तो यहां पर लिखें जरा, क्या लिया है हमने फ्रांस से? फ्रांस से हमने क्या लिया है बताएंगे? फ्रांस से हमने 4 चीजें ली हैं। एक तो स्वतंत्रता की बात, स्वतंत्रता अर्थात आपका लिबर्टी, समता अर्थात इक्वलिटी की बात, इक्वलिटी की बात, बंधुत्व अर्थात फ्रेटर्निटी की बात, और साथ में आप याद रखेंगे यहां पर क्या? गणतंत्र की बात। ये 4 जो तत्व हैं, ये चारों के चारों हमने फ्रांस की क्रांति से लिए हैं, तो फ्रांसीसी क्रांति से। इसीलिए कई बार एग्जामिनर पूछ लेता फ्रांस से लिए हैं, तो फ्रांस के संविधान से नहीं लिए हैं, फ्रांसीसी क्रांति से लिए हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति तो भैया पहले हो गया होगा। जी बिल्कुल। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था आप भी बताएं? देखो, जो साथी नहीं जानते हैं वो सोचने का, विचार करने का प्रयास ना किया करें, आप जान जाएंगे। लेकिन जो साथी जानते हैं, आप अपनी टेबल पर बैठे एक बार जरूर सोचा करें। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका हुआ था 1789 से 1799 तक, और यहीं पर यह नारा दिया गया था नागरिकों के द्वारा, कौन सा? लिबर्टी अर्थात स्वतंत्रता, समता अर्थात आपका इक्वलिटी, बंधुत्व अर्थात आपका फ्रेटर्निटी, और गणतंत्र अर्थात आपका रिपब्लिक। जब कभी आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो ये सारे शब्द प्रस्तावना में लिखे हुए हैं या नहीं? तो वहां भी मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि जो हमारे शब्द ये लिखे हुए हैं, कहां पर लिखे हुए हैं? हमारी प्रियम्बल अर्थात संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। और ये सब हमने कहां से? फ्रांसीसी क्रांति से लिए हैं, फ्रांस के संविधान से नहीं बोलेंगे आप, है ना? तो इसको याद रख लेना। फ्रा से याद रखेंगे इसको। फ्रा से क्या आ जाएगा वर्ड? बोलिए जरा। फ्रा। तो फ्रा से आप बोलेंगे फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का क्या मतलब हो गया? फ्रेटर्निटी का मतलब हो गया बंधुता। और जो बंधु होते हैं वो सब समान तरीके से रहते हैं, समता से रहते हैं, गण बना के रहते हैं गणतंत्र में, और स्वतंत्रता से रहते हैं सभी भाई बंधु। आसानी से याद रख सकते हैं। तो कभी भी आएगा ना एग्जाम में, तो बंधुत्व शब्द तो हमेशा लिखा ही मिलेगा। तो फ्रा से फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, ठीक है। और क्या बोलेंगे? ऐसे याद रख लो, आप फिरे किसके साथ में फिरे घूमे? आप बंधु के साथ में फिरे घूमे। 8वां, दक्षिण अफ्रीका। यहां से हमने क्या लिया है बताएं? 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है यहां से। संविधान संशोधन तो आप जानते ही हैं, लेकिन दूसरा बताओ, संविधान संशोधन के अलावा हमने यहां से क्या लिया है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से अगर हम बात करते हैं दोस्त, क्या बोलेंगे? यहां पर हमने लिया है साउथ अफ्रीका से एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, हमारा संविधान कैसा है? कठोर या लचीला? रिजिड और फ्लेक्सिबल? रिजिड और फ्लेक्सिबल यानी कि प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये हमने कहां से लिया बताएं? किस आर्टिकल में है संविधान संशोधन? तो भैया आप कहेंगे दोनों है, तो ना तो कठोर है ना लचीला। क्या बोलेंगे? ना तो कठोर ना लचीला, ठीक है। तो नॉट रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल, तो यानी कि जब कठोर संविधान उसको कहते हैं हम जहां पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत जटिल हो। तो हमारे यहाँ कई मामलों पर जटिल भी है और कई मामलों पर बहुत लचीली भी है, इसीलिए हमने उसको बीच की कैटेगरी में रखा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और एक बात यहां से ली गई है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, मनोनयन कहां से लिया गया था?
मनोनयन नॉमिनेशन कहां से लिया गया था? END N फॉर नॉमिनेशन, आयरलैंड से भैया। सॉरी नियम लिख दिया मैंने। सदस्यों का निर्वाचन, निर्वाचन इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा और अपर हाउस। तो अब इसको कैसे याद रखें भैया? अच्छा, दक्षिण अफ्रीका से क्या याद आता है? दक्षिण अफ्रीका से सीधा सीधा एक शब्द याद आता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया, तो दक्षिण अफ्रीका जब गांधी जी गए तो उन्होंने सबसे पहला संशोधन कहां पर किया था? पहले तो दक्षिण अफ्रीका में ही किया होगा। तो नॉमिनेशन तो जानते ही हो, और साथ में उन्होंने बोला सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिए, सदस्यों का निर्वाचन, ये संशोधन उन्होंने कहां पर कर दिया? साउथ अफ्रीका में। भाई सबसे पहले अमेंडमेंट कहां पर किया उन्होंने? सुधार सबसे पहले आपका अफ्रीका में ही तो किए। 90 पर हम आते हैं, जर्मनी। जर्मनी का संविधान भी आपका 1949 का, हमारे बाद का है, ठीक है, लेकिन वो समकालीन था उसी समय के, तो यहाँ से वो चीज़ें स्टडी की गई। और जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल, जब कभी देश में इमरजेंसी लगेगी, आपातकाल में मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं या नहीं? सिर्फ 2 अधिकारों को छोड़कर आप मुझे बताएं कौन से 2 अधिकार हैं जो बने रहते हैं? आपातकाल में मौलिक अधिकारों का विलंबन, यानी मौलिक अधिकार विलंबित कर दिए जाते हैं कुछ समय के लिए, यानी हम कह सकते हैं डिले ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इमरजेंसी, डिले ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इमरजेंसी। ये हमने कहाँ से लिया? तो आप कहेंगे भैया हम आगे चल के पढ़ेंगे इस बात को भी कि जब आपातकाल देश में लगता है तो आर्टिकल 359 के अनुसार देश में क्या होता है? सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 ये मौलिक अधिकार हैं जो बने रहते हैं, बाकी जो आपका फंडामेंटल राइट है वो विलंबित कर दिए जाते हैं, स्थगित कर दिए जाते हैं, है ना? तो ये हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से। और जर्मनी का कौन सा संविधान है आपका? वाइमर से लिया है। जर्मनी के किससे? तो इसीलिए इसको बोलते हैं वाइमर, 1949 का वाइमर। वाइमर किसका नाम है? जर्मनी का। अब जर्मनी में कौन था भैया? हिटलर था। तो हिटलर जो था वो सबके बताओ मौलिक अधिकारों को छीन नहीं लेता था वहां पर। तो मौलिक अधिकारों के विलंबन की जब कभी बात आएगी, देखो अपने अधिकारों पर के लिए लड़ता है अमेरिका, तो मौलिक अधिकार सिर्फ पूछे तो यूएस से, लेकिन मौलिक अधिकारों का विलंबन यानी कि मौलिक अधिकारों को डिले कौन कर देता था? डिले कौन कर देता था बताएंगे एक बार? तो आप कहेंगे भैया डिले कर देता था आपका कौन? हिटलर। हिटलर। जर्मनी के बाद में सोवियत संघ, USSR। सोवियत संघ मैंने आपको पढ़ाया था, मुझे बताएं सोवियत संघ कब बना था और कब टूटा था? तो इस सोवियत संघ से भी हमने अपने संविधान में क्या क्या लिया है? सबसे पहला आता है मौलिक कर्तव्य। इसके लिए रूस शब्द भी अब इस्तेमाल होता है कई बार, तो उसके लिए आपको अवेयर रहना है। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हम करें, फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कहां से लिया अपने संविधान में? ठीक है, बहुत समझने लायक क्लास अभी नहीं है ये आज की, क्योंकि आज की क्लास में क्या है, हमको बहुत सारे फैक्ट्स बस अपने नजर में रखने हैं। धीरे धीरे फिर इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। क्या बोलेंगे? एक प्रस्तावना में जो न्याय की विचारधारा है, देखो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना का विचार अमेरिका, लेकिन तीसरा प्रश्न बनता है प्रस्तावना में जो न्याय की बात की गई है, बता सकते हैं प्रस्तावना में कितने न्याय हैं? प्रस्तावना में जो न्याय का आपका न्याय की जो विचारधारा है, यानी आइडियोलॉजी ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, तो आप कहेंगे भैया 3 प्रकार के वहां पर न्याय बताए जाते हैं आपका, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, 3 न्याय बताए जाते हैं, 3 जस्टिस हैं हमारी प्रियम्बल में। तो आइडियोलॉजी ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल ये कहां से लिया है? ये हमने कहां से लिया है? आपका सोवियत संघ से। तीसरी चीज आती है यहां पर पंचवर्षीय योजनाएं। रूस में थे ना स्टालिन, स्टालिन ने इनको शुरू किया था 1926 में। पंचवर्षीय योजनाएं अर्थात 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान से अगर मैं बात करूं देश को आर्थिक विकास की तरफ ले जाने के लिए 1951 में शुरू किए गए थे। 5 वर्ष की योजना होती थी, है ना? उसके लिए योजना आयोग 1950 में बनाया गया था। ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे कि फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2015 में क्या कर दिया गया था? 12वीं पंचवर्षीय योजना को स्टॉप कर दिया गया था और आपका उसकी जगह आ गया था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी आपका 61 से 66, 66 के बाद में गैप रहा 1969 तक, फिर आया 1969 से 74, 74 से 78 रही, बीच में आपका गवर्नमेंट गिर गई, जनता पार्टी की सरकार आ गई, तो 78 से 80 गैप रहा, फिर 80 से 85 और फिर 85 से 90, 90 से 92 एक गैप है, फिर 92 से 97 और 97 से आपका कब तक है? फिर 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 12वीं थी 2000 आपका 12 से 17 होनी थी, लेकिन 15 में खत्म कर दी गई थी। ओके, तो पंचवर्षीय योजना है। देखो याद कैसे करेंगे? यूएसएसआर अर्थात रूस पूछा जाता है जी भैया। और रूस के साथ में हमारी दोस्ती है या नहीं है? बोलो, रूस और इंडिया की दोस्ती है या नहीं है? हाँ या ना? जी भैया बिल्कुल है। तो रूस हमारे जो दोस्त है, दोस्त अपने कर्तव्यों को निभाएगा या नहीं निभाएगा? तो दोस्ती में क्या करता है व्यक्ति? अपनी ड्यूटी को, कर्तव्य को निभाता है, ठीक है। और दोस्ती में व्यक्ति हमेशा क्या करेगा? न्याय करेगा, न्याय, सिर्फ न्याय की विचारधारा, ठीक है। और दोस्तों के साथ में 5 ईयर प्लान, दोस्तों के साथ में एक आपका प्लान बनाएगा या नहीं बनाएगा? जी भैया, ठीक है। कि योजना बनाएगा या नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा दोस्त के साथ में। दोस्त के साथ तो सबसे ज़्यादा योजना बनती है, जो आप किसी और के साथ योजना नहीं बना सकते वो दोस्त के साथ बना सकते हो। तो ये ड्यूटी की बात, जस्टिस की बात और प्लान की बात, ये हमने कहाँ से ली है? ये दोस्त की बात है, दोस्त की, ठीक है, दोस्त की बात है। आगे आएंगे। 11वां है आपका साथी जापान।
जापान का संविधान मुझे बताइए किस वर्ष लिखा गया था, ये मैंने आपको पढ़ाया था भाई, यूएसएसआर का याद करने की जरूरत नहीं। अच्छा मुझे एक बात बता दीजिए आप, जापान के संविधान का नाम क्या है? हमने आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में भी इसी क्लास में करवाया है, जब आप आंसर करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। बोलेंगे भाई भैया 1889 मीजी संविधान उसको कहते हैं, और वो एशिया का सबसे पुराना लिखित संविधान है। बहुत कमाल, एक ने तो फीजी लिख दिया है, मीजी ना याद आए तो फीजी ही सही। जापान, जापान की अगर हम बात करेंगे, जापान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया क्या बोलेंगे इसको? और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि आपका प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। विधि का शासन कहां से लिया था हमने? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, आर्टिकल 21। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल था किसका? एक बिस्किट, सिंगल सिटीजनशिप, ब्रिटेनिया, ब्रिटेन से। और अनुच्छेद व्यवस्था, सारा संविधान आज आप जानते हैं 448 अनुच्छेद हैं, तो ये आर्टिकल सिस्टम कहां से लिया गया था? आर्टिकल सिस्टम कहां से लिया है? आर्टिकल सिस्टम। और एक 12वां देश जिससे हमने लिया है आपका, 12वां देश जिसको हम बोलेंगे स्वीडन, स्वीडन। ठीक है, देखो इसको याद कराता हूँ चलो एक बार। जापान को कैसे याद रख सकते हैं? देखो, अब कोई आदमी जाता है पान खाने, क्या खाने? पान खाने कोई जाता है, तो पान क्या यूं ही बन जाता है? आप कहेंगे नहीं भैया, पान के लिए एक विधि होती है, पान बनाने की एक प्रक्रिया होती है। तो कभी भी विधि और प्रक्रिया आए तो बोलना क्या? पान होगा। विधि द्वारा भैया पान ऐसे ही नहीं बनता, पान के लिए एक विधि होती है, क्या होता है? एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है। ठीक है, और अगर पान से बात करें अनुच्छेद, तो पान को जब पान को बनाया जाता है तो लास्ट में बंद भी तो किया जाता है ऐसे, तो पान में क्या कर दिया जाता है? जो पान बनाने वाला है वो तो लौंग लगा देता है। अब ये मत सोचना मैं पान खाता हूँ। भैया प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया गया है? बच्चे मूर्खता की बात नहीं करनी है। अनिकेत मेरे भाई, प्रधानमंत्री क्या संसद का हिस्सा नहीं है? क्या संसद का हिस्सा नहीं है? जब मैंने आपको संसदीय प्रणाली ही बता दिया, तो संसदीय प्रणाली जहां से ली गई है, प्रधानमंत्री भी वहां से लिए गए हैं। थोड़ा सा यार इंसाइट अपने अंदर लेके आनी है। अगर स्टूडेंट के अंदर इंसाइट, खुद सोचने की थोड़ी सी शक्ति नहीं है, तो वह सिर्फ छात्र रह जाता है। अच्छा शिष्य होने के लिए मैं क्या बताता हूँ आपको, छात्र और शिष्य में यही फर्क है। जब छात्र अपनी सर्वोत्तम अवस्था में पहुंच जाए, ठीक है, तब उसको शिष्य कहते हैं। तो बी लाइक ए शिष्य, स्टूडेंट नहीं, छात्र नहीं चाहिए हमको, चाहिए शिष्य। ठीक है, तो अनुच्छेद व्यवस्था, आर्टिकल सिस्टम हो गया। स्वीडन, स्वीडन जिसको स्कैंडिनेविया का संविधान भी हम कहते हैं, 1882 का है, 1882 का है। जापान का संविधान मैंने बताया 1889 का। एशिया का सबसे पुराना लिखित संविधान, इसको मीजी संविधान कहते हैं। एसएससी जेई ने पूछा था, बड़ा शानदार क्वेश्चन था, बच्चे लोटपोट हो गए होंगे, कितनी ही बड़ी क्लासेस उन्होंने कर ली हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, 1 लाख 2 लाख फीस देके भी कहीं पॉलिटी पढ़ी होगी तब भी नहीं करके आया होगा। स्वीडन की अगर हम बात करते हैं, तो स्वीडन क्या बोलोगे? यहां से हमने लिया है लोकपाल का पद और लोकायुक्त का पद, लोकपाल और लोकायुक्त का पद हमने यहां से लिया है। ओम्बुड्समैन जिसको हम बोलते हैं, लोकपाल और लोकायुक्त, ये हमने कहां से लिए हैं? ये स्वीडन से, स्कैंडिनेविया का जो साथी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से लिए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। सभी को डन करो, यानी पूरे लोक को डन कर दिया इन्होंने, सभी को डन, सभी को डन कर दो, लोक जितने भी लोग है। जापान, विधि प्रक्रिया होगी, जापान पान बनाने की एक छेद अनुच्छेद व्यवस्था। यूएसएसआर हमारा दोस्त है, दोस्त हमेशा अपने कर्तव्य को निभाता है, तो मौलिक कर्तव्य आपका प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा, और साथ में प्लान दोस्त के साथ में बनाते हैं 5 ईयर प्लान। दक्षिण अफ्रीका कौन गए थे भैया? याद रख लेना, गांधी जी से। किससे? गांधी जी से याद रखेंगे। गांधी जी ने वहां पर क्या किया था? संशोधन किया था, संशोधन। ठीक है, और बोला था सदस्यों को निर्वाचित करो। जर्मनी, हिटलर क्या करता था? मौलिक अधिकारों को विलंबित कर देता था। फ्रांस से फ्रैटर्निटी से याद रखेंगे, समता, बंधुत्व, गणतंत्र और स्वतंत्रता। ओके, किससे लिया? रूसी आपका किससे, सॉरी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। रूसी क्रांति तो 1917 की है। ऑस्ट्रेलिया, ट्रे में क्या बोलोगे? जो संयुक्त बैठक होगी भैया, ट्रे से ट्रेड याद रखेंगे। और ट्रे मतलब ट्री मतलब तीन मतलब तीसरी सूची, थर्ड लिस्ट, इसको याद रख लेना, समवर्ती सूची। और एल से लैंग्वेज, तो प्रस्तावना की जो भाषा है। कनाडा, अरे बोलो आया मजा? अब भी मजा नहीं आए तो कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, यही समय है मजे का, मौसम भी यही है। कौन सा मौसम है? 1 बजे से 2:30 तक का जो मौसम है। सेंटर की बात कहीं भी आएगी कनाडा लिखेंगे, सेंटर की बात कहीं भी आएगी कनाडा लिखेंगे। आयरलैंड, ई फॉर इलेक्शन, इलेक्शन किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति का। राज्यसभा के सदस्यों का कहां पर बात करी? वो गांधी जी ने बात करी। ठीक है, और नॉमिनेशन, नॉमिनेशन मतलब कि आपका क्या होता है? मनोनयन 12 सदस्यों का होता है राज्यसभा में। और डी फॉर डीपीएसपी। अमेरिका, मैंने बोला अमेरिका पावरफुल है, वहां पे जुडिशरी वाली बातें की, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय में आपका या उच्च न्यायालय हो उसके जो जजेस है उनको हटाने की बात। प्रेसिडेंट की बात हमने की, वाइस प्रेसिडेंट की बात की। राइट्स यहाँ पर लोगों के पास में है, इसीलिए ये क्या है आपका, इसीलिए क्या है ये आपका स्ट्रांग है। यहाँ पर हमने बात की थी ब्रिटेन में सिंगल पार्ले बाई, ये बोला ना क्या बाई, ब्रिटेनिया लेकर के, और रूल बना, रूल मेक हुआ, मेकिंग, रूल मेकिंग, ये सब कहाँ से? विधि, विधि का शासन, विधि का निर्माण, द्विसदनात्मक व्यवस्था, लोकसभा राज्यसभा। पार्ला मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसी में प्रधानमंत्री हो, फिर उप प्रधानमंत्री हो, लोकसभा अध्यक्ष आपसे पूछ ले, राज्यसभा अध्यक्ष पूछ ले, कुछ भी पूछे। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, कहाँ से? ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से ली गई। और 1935 ये हम पहले ही पढ़ चुके थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं सारे?
नाम याद रहेंगे? प्रैक्टिस के लिए क्या तैयार हैं दोस्त? बहुत विशेष ऊर्जा इस कक्षा में लगाई जा रही है, इतनी बात बस याद रख लेना। पढ़ोगे सच में तो नवाब बनोगे इन कक्षाओं के द्वारा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। कोई भी परीक्षा आप देना फ्यूचर में, जब आप इसको पूरा कर लो एक बार, बस इसको ठीक से पूरा हो देने देना। आपको बोलना भैया बस ऐसे मत करना जैसे बाकी सब लोग करते हैं। शुरुआत तो की जाती है लेकिन फिर आपका महीने में खत्म कर दिया जाता है उसको कि भैया खत्म, ये हो गया। अनाउंसमेंट बहुत होती है फ्री के नाम पर, तो आप लोगों को पता है मैंने अगर वर्ड्स दिए हैं तो वो फिर पूरे ही होंगे, ठीक है? उसके लिए चाहे कुछ भी हमको करना पड़े। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने, आइवर जेनिंग्स ने, ठीक है? भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत किसको कहेंगे? क्या अमेरिका के संविधान से ज्यादा चीजें ली गई हैं? क्या फ्रांस के संविधान से? क्या ब्रिटेन से? भैया 1935 से ज्यादा प्रश्न आपका, 1935 से सबसे ज्यादा अनुच्छेद लिए गए हैं। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। अब ऐसा नहीं था कि भाई ये प्रश्न अभी पूछा गया, ये 2021 में पूछा जा चुका है एनटीपीसी में। 2021 के बाद भी आप किसी की कक्षा देख लेना, क्योंकि रिसर्च करने को कोई तैयार नहीं है। 3 साल बाद भी नहीं मिलेगा क्लासेस में, ये मेरे वर्ड्स हैं, इनको आजमा के देखना आप। भारतीय संविधान के प्रावधान स्रोत का कौन सा युग्म सही है? संविधान में जो संशोधन होता है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो जर्मनी से ली गई हैं। तो क्या बोलेंगे भैया, क्या ठीक है? 1 और 2 2 दोनों। अब आप देखते होंगे हम डीएसएसबी के क्वेश्चन क्यों लेते हैं। एसएससी अपना 40% जो क्वेश्चन होता है वो प्रीवियस ईयर लेता है, और प्रीवियस ईयर के अलावा आपका लगभग 30% में एक्सपेक्टेड होता है। बाकी 30% आप कभी देखेंगे तो वो एसएससी के छोड़ करके बाकी सबसे ज़्यादा चांसेस होता है सीजीएल, सीपीओ आपका। अगर आप कभी एग्जाम देखें सीडीएस का या जेई का, सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं डीएसएसबी के क्वेश्चन। पिछले 3-4 साल के प्रश्नों को उठा के देखिए, आप कहेंगे जी हाँ। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से, कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकार यूएसए, जुडिशियल रिव्यू यूएसए, पार्लियामेंट्री सिस्टम पार्ले पार्ले, ठीक है? फंडामेंटल ड्यूटीज हमने साथी रूस से ली हैं। स्कोर बेहतरीन आना चाहिए सबका, बोले। निम्नलिखित में से वे कौन से प्रावधान और विभिन्न देशों के संविधान जिन्हें भारत के संविधान में अपनाया गया है गलत तरीके से मैच किए गए हैं? गलत तरीके से। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, क्या ये हमने ब्रिटेन से लिया था? तो आप कहेंगे जी भैया हमने ये ब्रिटेन से लिया था। बोलेंगे भाई फटाफट से। भैया भारत में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो कहाँ से ली गई है? वित्तीय आपातकाल दोस्त अमेरिका से लिया गया है। आप इस बात को नोट भी कर सकते हैं कहीं किनारे पर, एक साथी ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। फाइनेंशियल इमरजेंसी लिख लीजिए, वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र, क्या बोलेंगे ये संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है? आप कहेंगे जी भैया, ठीक है? मौलिक अधिकारों के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, क्या ये कनाडा से? नहीं भैया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या आयरलैंड से? जी भैया, आयरलैंड से। बताएं जी, भारतीय संविधान किस संदर्भ में अमेरिकी संविधान के समान है? राष्ट्रपति प्रणाली, आपातकालीन प्रावधान, कठोर संविधान या मौलिक अधिकार? तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए? अमेरिका से। निम्न में से कौन सी विशेषता भारत के संविधान द्वारा आयरलैंड से उधार ली गई है? आयरलैंड से उधार क्या लिया है हमने? संशोधन, साउथ अफ्रीका। मौलिक अधिकार, यूएसए। क्या बोलेंगे? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, यहां से लिए। शक्तियों का पृथक्करण, ये 1935। भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया, नामांकन मतलब नॉमिनेशन, क्या बताया था? आयरलैंड मतलब एंड, ई फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एन फॉर नॉमिनेशन इन अपर हाउस और डी फॉर डीपीएसपी। तो जो नामांकन की प्रक्रिया है वो कहां से ली है साथी? हमने आयरलैंड से ली है, आयरलैंड से। ओके बच्चों। राष्ट्रीय सरकार द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो क्या क्या बोलेंगे? राज्यपालों की नियुक्ति, भाई सेंटर को मजबूत बनाया गया, राष्ट्रीय सरकार की बात हुई है तो राष्ट्रीय सरकार सी फॉर सेंटर अर्थात सी फॉर कनाडा। वेमर से तो आपका किसका लिया हमने? इमरजेंसी के दौरान। एंड अभी बता दिया ऑस्ट्रेलिया, ट्रे याद है? ट्रे फॉर ट्रेड, ट्रे फॉर आपका संवर्ती सूची, और आपका क्या बताया था? ट्रे कब आएगी? जब ज्वाइंट मीटिंग होगी। और साथ में एल फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी प्रस्तावना की भाषा। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है? डीपीएसपी को क्या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया? नहीं, आयरलैंड से। संवर्ती सूची ली गई है जी, जी भैया। अनुच्छेद 108 यानी कि जो ज्वाइंट मीटिंग होती है, आगे चल के जानोगे कि आर्टिकल 108 में क्या क्या होता है प्रोसीजर। शांति से सीखेंगे तो सब कुछ जान जाओगे। जो जानना चाहता है वो सब कुछ जान जाता है, लेकिन जानने के लिए और हमको अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए जरूरत होती है दोस्त सुनने की, ना कि बोलने की। जो सुनना जान जाए वही शिष्य है। शिष्य का मतलब क्या होता है? शिष्य आज तद्भव भाषा का आपका क्या बोलते हैं उसको? आप सीख बोलते हैं, लेकिन शिष्य तो बहुत पुराना शब्द था। तो सीख शब्द किससे बना? शिष्य से। तो शिष्य वही जो सीख जाए। अब सीखेगा कौन? जो सुनेगा। तो जो उसमें सुनने का धैर्य हो, ठीक है, वही क्या बन पाता है? वही शिष्य बन पाता है। भारतीय संविधान में संवर्ती सूची का विचार किस संविधान से अपनाया गया है? संवर्ती सूची बोले भाई थर्ड में, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, भैया ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया? तो संशोधन किसने किया था? बोले संशोधन गांधी जी ने किया था सबसे पहले। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, पढ़ते हो ना आप इतिहास में, उन्होंने जुलू वॉर लड़ा आपका, जुलू वॉर में सहायक बने थे, वहां रंगभेद के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। भारत के संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व कहां से? फ्रांस से लिए गए। एसएससी सीजीएल में पूछा गया। भारत के संविधान में किस देश में संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? यूएसए से कुछ लिया गया है क्या? हाँ जी। ब्रिटेन से लिया गया है? जी भैया, सब कुछ पढ़ा। फ्रांस से पढ़ा हमने, लेकिन चाइना से कुछ नहीं लिया गया। चाइना तो आज़ादी 1949 में हुआ हमारे बाद में।
लोकपाल का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? लोकपाल कहाँ से? स्कैंडिनेविया यानी स्वीडन के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से ली गई हैं? फेडरल प्लानिंग, क्या संघीय योजना को लिया गया? जी भैया। राज्यपाल का आपका कार्यालय लिया गया क्या? ऑफिस ऑफ द गवर्नर, क्या बोलेंगे आपका? सॉरी, मैंने वहां पर राज्यपाल का शायद कार्यकाल आपको लिख दिया, तो वहां पर लिखना राज्यपाल का, पहले मैं करेक्ट करूँ, 1935 में राज्यपाल का कार्यालय, उसको हम कार्यकाल लिख रहे थे, मुझे अभी रिकॉल हुआ है। राज्यपाल का कार्यालय। लोक सेवा आयोग यानी कि उपयुक्त सभी लिया। थम्सअप करो जी भैया, करेक्ट कर लेंगे। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। पूछेगा भारत का संसदीय लोकतंत्र किस पर आधारित है? वेस्टमिंस्टर पर। और ये जो वेस्टमिंस्टर प्रणाली है ये किस पर आधारित है? ये आपका होमवर्क है। जो भी मेरे प्यारे साथी क्लास को देखें तो वीडियो के बाद में कमेंट करना ना भूलें अपना आंसर। कक्षा आपको कैसी लगी? आपके जो पॉइंट्स थे सोर्सेज को लेकर के वो कवर हो गए होंगे। अगली क्लास, एक क्लास में हम पढ़ेंगे अनुसूचियां कैसे बांटी गई हैं, एक क्लास में हम पढ़ेंगे आपका संविधान के भाग को, और फिर हमारा अगर मैं बात करूं तो लगभग हमारा 25 to 30% सिलेबस कवर हो गया होगा, और उसके बाद में हम प्रस्तावना से फिर पढ़ते हुए चलेंगे सभी आर्टिकल्स को क्रमबद्ध तरीके से। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सभी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन सभी ख्याल रखें। नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्यास्त्र क्लासेज में। थैंक यू।